हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एक मॉडल पेपर सीखने वाले हैं जो कि मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर होगा। इसके पहले एक मॉडल पेपर आपको कराया जा चुका है और थर्ड सेमेस्टर के लिए ये दूसरा मॉडल पेपर है। ठीक है, तो चलिए इस मॉडल पेपर के क्वेश्चंस में आपके सामने बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनको करते हैं और इनको सॉल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं। आप सभी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी फ्रेंड्स को इस चैनल पे इनवाइट करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत शानदार क्लासेस निरंतर मिलती रहेंगी और मिल भी रही हैं। आगे आपको बहुत ही अच्छी एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जाएगी। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है 75 पैसे का 2 रुपए से अनुपात क्या होगा। देखिए एक तो 75 पैसा है और दूसरा है 2 रुपए। जब भी अनुपात निकालना होता है तो राशियों को समान प्रकार का होना जरूरी है। देखिए एक पैसा है, एक रुपया है, तो ये अलग अलग प्रकार हो गया, आपको इनको समान करना पड़ेगा। ठीक है, यानी या तो दोनों रुपए में हो या तो दोनों पैसे में हो, ये बात ध्यान रखेंगे। राशियों का समान होना जरूरी है अनुपात निकालने के लिए। तो ये 75 पैसे है, इसको हम ऐसे रहने देते हैं। हमको मालूम है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 2 रुपए में 200 पैसे होंगे। तो इसी को हम या करके ऐसे बता सकते हैं कि भाई ये 2 रुपए में, इसी को हम 200 पैसे भी कह सकते हैं। अब हम अनुपात निकाल सकते हैं, इस 2 रुपए को ही 200 पैसे कहा जा सकता है। अब अनुपात निकलेगा 75 रुपए का 200 पैसे से आप कर दीजिए, यानी अनुपात निकालने के लिए उन संख्याओं को बटे में कर देते हैं, 75 बटे 200 ऐसे। अब इसको कट कर दीजिए भाई 5 से, तो 15 पचे 75 होता है, 5 से यहाँ कट कर देंगे 40 आ जाएगा, 5 से और कट होगा, 5 से 15 और इधर 5 बटे 40 होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 3:8 इसका उत्तर आ जा रहा है। ठीक है, ऊपर 3 नीचे 8, तो इस तरीके से 3:8। अब तो ये कटेगा नहीं 3 और 8, इसलिए 3:8 इसका आंसर है, जो कि आपको थर्ड ऑप्शन में दिया गया। देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन लगाइए, तो फटाफट हम लोग सॉल्व करेंगे, तेजी से काम करेंगे, क्योंकि हमें इस पूरे मॉडल पेपर को इसी वीडियो में कंप्लीट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है 5/7 और इस पर घात में -2। तो जब भी ऐसा होता है घात माइनस में दी गई हो, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको पलट देंगे, यानी 5/7 को अगर आप 7/5 कर देंगे तो ये घात तुरंत ही प्लस हो जाएगी। ये आप ध्यान रखें, कोई भी संख्या ऐसे a/b लिखा है, ऊपर मान लेते हैं -m ऐसा कोई पावर लगी, तो इसको जैसे आप b/a करेंगे तुरंत ही ये -m + m हो जाएगा। ठीक है, ऐसा रूल होता है, यानी यहाँ पर कोई भी संख्या क्यों ना हो आप ऐसे कर सकते हैं। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, भाई वर्ग लगा, घात 2 का मतलब वर्ग है, तो 7 पर भी वर्ग है और 5 पर भी वर्ग है, सिंपल सी बात है, दोनों पर है। 7 × 7 = 49 हो जाएगा और 5 का 5 से 25 हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका 49/25 इसका आंसर हो गया। इसका आंसर देखिए 49/25 आपका आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आप करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं और इसी टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। हर तरह के प्रश्न आपको तैयार रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है log a⁴ का मान क्या होगा। देखिए कोई भी संख्या जो log में होती है, अगर सामने वही संख्या है और बेस में भी वही संख्या है, तो इसका मान सीधे 1 होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका मान क्या लिखेंगे 1, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ऐसी कोई भी संख्या अगर आती है आपके सामने, सामने वही संख्या है, बेस में भी वही संख्या है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सीधा ही था। ये एक रूल है, एक रूल के तरीके से इसको ध्यान रखिए और फटाफट हम आगे बढ़ेंगे, फिर डिटेल में इसको आगे समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे समुच्चय। एक समुच्चय लिखा गया है, समुच्चय को हमेशा ऐसे करली ब्रैकेट यानी मंझले ब्रैकेट में, इसको मंझला ब्रैकेट कहते हैं, समुच्चय को इसी में लिखते हैं, इसी ब्रैकेट में दर्शाते हैं। तो इसमें अगर 0 लिखा है इस तरीके से, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें अवयवों की संख्या क्या है, यानी इसमें जो एलिमेंट्स है, अवयव है, इसमें कितने दिख रहे हैं आपको। तो अगर आप देखें तो इसमें आपको 0 लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें अवयव 0 है, इसमें 0 तो एक एलिमेंट हुआ ना, 0 को 1 काउंट किया जाएगा। हमेशा ध्यान रखेंगे, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, एक अवयव होगा। जब ये बिल्कुल ब्रैकेट ऐसे खाली बना हो, कुछ भी ना हो, तब इसका मतलब वो रिक्त है, रिक्त समुच्चय इसको कहते हैं या खाली समुच्चय कहते हैं। ठीक, या फिर केवल कहीं ऐसे फाई बना हो, तो ये रिक्त समुच्चय होता है। ठीक, रिक्त का मतलब उसमें कोई एलिमेंट, कोई तत्व नहीं, यानी कोई संख्या नहीं लिखी है। एलिमेंट तत्व का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए 1, 5 ऐसे 9 इस तरीके से संख्या लिखी है, तो इस वाले समुच्चय में कितने तत्व हैं, कितने अवयव हैं, इसको आप अवयव भी कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं। कितने अवयव हैं, 1 2 3 अवयव है। अगर मैं बोलूं कि ऐसे a बराबर ये है, तो इसका मतलब समुच्चय a है कोई, उसमें ये 3 अवयव हैं, 1 5 और 9, इसका मतलब ये होता है। तो इस स्थिति में
एक अवयव था जो कि 0 है, ठीक है। तो इसमें पूछा था अवयवों की संख्या, तो इसलिए 0 आप बोलेंगे अवयव 1 है, एक अवयव की संख्या बताना था इसलिए 1 है, और वो क्या है तो वो 0 है। तो क्या तो पूछा नहीं, उसने सीधे बोला अवयव की संख्या तो 1। यदि इसमें कुछ ना लिखा होता ब्रैकेट में तो इसका मतलब इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय। ध्यान रखेंगे, खाली, रिक्त का मतलब क्या होता है, खाली। तो बस सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए आप लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि 3, 5, 6 और a का समांतर माध्य 5 है तो a का मान बताइए। देखिए संख्याएं क्या है, 3, 5, 6 और a, इन 4 संख्याओं का समांतर माध्य दे रखा है। तो समांतर माध्य होता कैसे है, कैसे निकालते हैं, तो भाई हमें मालूम है कि समांतर माध्य बराबर उन संख्याओं को जोड़ लिया जाता है ऊपर, ये तरीका होता है, और जितनी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4 उससे भाग कर दिया जाता है बस। और समांतर माध्य पहले से कितना है, 5 है, तो इसलिए इस तरफ आप 5 रख लेंगे। तो 3 + 5 + 6 + a/4। अब ये 4 बटे में इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, 5 चौके 20, और उधर कितना होगा, देखिए 5, 3, 8, 6, 14, 14 + a। अब ये a निकल आएगा भाई, प्लस में 14 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 20 के साथ माइनस हो जाएगा, तो निकलेगा कितना, a = 6। ठीक है, a = 6 इसका आंसर आ गया। देख लीजिए, इसको आंसर कर दीजिए, a = 6 कहाँ पर है, ए पार्ट में ही आंसर दिया गया था। ठीक, तो इस तरीके से आप ऐसे आंसर्स कर लेंगे आराम से। तो ये 5 क्वेश्चंस आप कर चुके हैं। अब चलिए हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं और उनका अभ्यास करते हैं, सीखते हैं। अब हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ गए हैं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन और इसको सॉल्व करिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, सॉल्व करिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। इसमें बोला गया है 2/3 की घात 4 गुणे 2/3 की घात 3 और डिवाइड का निशान है यानी भाग 2/3 की घात 2। ये आपको प्रश्न दिया गया और इसका आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप सॉल्व करिए। देखिए आपको मैंने बताया था कि जब समान संख्याएं आधार में हो, आपको 2-3 रूल यहाँ पर देख लीजिए। जैसे a की घात m गुणे a की घात n, इस तरीके का कुछ है। मतलब a लिखने का मतलब ये कि यहाँ और यहाँ की संख्याएं समान हो। जैसे यहाँ 5 की घात 2 है, यहाँ भी 5 की घात 3 है, तो 5 की घात 2 और 5 की घात 3 में 5 तो समान है। इसी तरीके से यहाँ देखिए a की घात m और a की घात n ऐसा होगा तो a पर क्या हो जाएगा, जब गुणा होगा इसका तो ये घातें जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं। और इसी तरीके से अगर ये मान लीजिए a की घात m बटे a की घात n है इस तरीके से, तो a पर घातें घट जाती, माइनस कर दी जाती, ये रूल होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप देखिए ये जो भाग हो रहा है, अगर हम एक एक स्टेप देखें तो यहाँ पर देखिए बेस में आधार बराबर है 2/3, यहाँ भी 2/3, यहाँ भी, और यहाँ भी देखिए क्या होता है जब भाग इस तरीके से, बटे का मतलब भाग ही तो होता है भाई, चाहे ऐसे लिखा जाए या फिर इसको ऐसे लिखा जाए, a की घात m इस तरीके से लिखा जाए और भाग का चिन्ह लगा के a की घात n, तो इस पर 1 पर m-n ऐसे लिख सकते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसा ही आपको दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ भी समान संख्या, यहाँ भी समान संख्या, यहाँ भी दोनों समान है। तो हम क्या करेंगे, 2/3 पर जो घातें हैं उनको घटा लेंगे, माइनस कर देंगे, 3 - 2 हो जाएगा बस। तो ये थोड़ा सा छोटा हुआ। अब देखिए यहाँ पर 4 गुणे कितना बचा, 2/3 पर कितना बचा, देखिए 3 में से 2 जाएगा, 1 ही तो बचेगा। अब आप देखेंगे इस बार जो है यहाँ पर जो संख्या वही यहाँ भी है लेकिन गुणा है। गुणे में क्या होता है, घातें जोड़ दी जाती हैं, रूल क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। तो 2/3 पर घातें जुड़ जाएंगी, यहाँ से 4 और प्लस यहाँ से 1 तो 5। इसका मतलब 2/3 पर घात 5। अब ये 5 इस 2 पर भी है और इस वाले 3 पर भी है, क्योंकि टोटल पर घात 5 है। इसका मतलब 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 होता है। तो इसको आप 32 लिखेंगे। और ऐसे 3 की घात 5 को क्या लिखेंगे, ठीक है, तो 3 की घात 4 तक 81 होता है, 81 को 5 से और गुणा कर दीजिए, 81 को 5 से कर दीजिए 5, 5 × 8 = 40, तो कितना आया 405, यानी 32/405। ठीक है, तो इस तरीके से आप 3 से करना है। ठीक है, 81 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 और 3 × 8 = 24, 243। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 243। यहाँ 5 लिख गया था भाई। आप देखिए
3 की घात 5 है ना, तो आप ऐसे करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे, तो क्या आएगा 3 3 9 3 27 3 81 और 81 3 243, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे और आराम से आंसर निकल आएगा आपका। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको फटाफट हटाते हैं और आगे चलते हैं। आप लोग सॉल्व करते रहिए और आंसर देते रहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो जिससे कोई धन 10 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, धन के बारे में नहीं पता, मतलब मूलधन नहीं पता, तो हम मान लेंगे कि भाई मूलधन बराबर x है। मूलधन को हम क्या लिखते हैं, p से लिखते हैं, इसको हमने x मान लिया। अब इसके बारे में पता नहीं है और वार्षिक ब्याज की दर भी आपको नहीं पता है, तो आपको यही बताना है, यानी दर को हम r से लिखते हैं, ये बताना है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, पता नहीं है। जिससे कोई धन यानी मूलधन जो हमने x माना है 10 वर्ष में, समय पता है, समय बराबर, अभी हम केवल नोट कर रहे हैं जो कुछ भी पता है, समय को t से लिखते हैं, समय बराबर 10 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। मतलब जो भी रहा होगा, अगर 100 रुपए थे तो 300 हो जाएंगे, 1000 रुपए थे तो 3000 हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जितना भी था उसका 3 गुना हो जाएगा। तो हमें पता नहीं था क्या धन था, इसने बोला था ना कोई धन, वो भी नहीं मालूम था कि वो धन क्या है। अगर मालूम होता तब तो ठीक था। तो यहां पर मूलधन हमने x माना है, तो अब देखिए जो ये आप सोचिए कि ये जो 3 गुना हो जाएगा, ये 3 गुना है क्या, इसका मतलब क्या है। अगर किसी ने 100 रुपए लिए और उसने 300 रुपए चुकाए, तो इसका मतलब इसने ये जो 100 रुपए लिए थे ये तो मूलधन था, ठीक है, प्रिंसिपल था, लेकिन ये क्या हुआ, ये मिश्र धन कहा जाएगा। मिश्र धन इसलिए इसमें ब्याज सम्मिलित हो जाएगा ना, 200 रुपए बढ़ के देगा, 100 का 300, तो इसका मतलब वो मिश्र धन है। तो इसका मतलब हम यहां पर इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि भाई मिश्र धन 3 गुना हो गया, तो पहले x था, इसका 3 गुना मतलब 3x हो जाएगा। भाई ये x था मूलधन, उसका 3 गुना देगा तो वो 3x हो जाएगा, ठीक है, ये मिश्र धन हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास देखिए यहां पर वार्षिक ब्याज की दर लिखा है, लेकिन ये नहीं बताया गया कौन से ब्याज, साधारण या चक्रवृद्धि। जब ऐसा हो कि कुछ ना बताया जाए तो आप उसको साधारण ब्याज मान के चलेंगे। जब चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न होगा तो उसमें चक्रवृद्धि ब्याज मेंशन होगा, बताया गया होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये प्रश्न साधारण ब्याज का ही है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो एक फॉर्मूला होता है आपका साधारण ब्याज बराबर, आप सभी जानते हैं, बहुत ही आसान सा सूत्र होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, है ना। ये सूत्र सभी को याद होता है, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। अब इसमें देखिए सारे मान रखेंगे, मूलधन की जगह x रख देंगे, हमने माना हुआ है। दर हमें बताना है तो दर पता ही नहीं है, दर की जगह दर ही रहने देंगे। समय 10 वर्ष है, 10 रख देंगे, बटे में 100 है, इसको 100 रख देंगे। साधारण ब्याज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो साधारण ब्याज की जगह क्या लिखें, तो आप बताइए। हमने आपसे कहा था कि यहां पर फिर से समझते हैं कि अगर किसी ने 100 रुपए लिए और उसका 300 चुकाया, तो मैं पूछूं कितना ब्याज दिया, तो ब्याज क्या होगा, जो चुकाया है 300, इसमें से 100 रुपए जो लिए थे हटा दे, तो बचा कितना 200, इसका मतलब उसने 200 रुपए ब्याज दिए। तो इसका मतलब सामान्य सी बात है कि जो ब्याज होता है, ब्याज यानी साधारण ब्याज, एक ही बात है। साधारण ब्याज या ब्याज क्या होता है, जो मिश्र धन होता है उसमें से मूलधन माइनस कर दे, मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है, ये सूत्र होता है सामान्य रूप से। तो इस साधारण ब्याज की जगह हम ये लिख सकते हैं मिश्र धन माइनस मूलधन, कोई दिक्कत नहीं, ये लिखा जा सकता है। मिश्र धन कितना है देखिए ऊपर 3x, तो इसकी जगह 3x लिख देंगे। मूलधन कितना है, x था, x लिख देंगे। बराबर में ये जो है इसको ऐसे नोट कर लिए, एक एक जीरो कट जाएगा ये, तो ऊपर बचेगा x गुणे दर और बटे नीचे बचेगा 10, क्योंकि ये तो कट ही गया। अब 3x में से 1x गया तो कितने x बचे, 2x बचे। इधर 3x में से 1x गया, 2x बचे, और उधर आपका x गुणे दर बटे 10 बचा। अब आप देखिए क्या करेंगे, दर निकालना है तो बाकी सबको एक तरफ करेंगे, तो ये बटे में, ये इसके साथ 2x के साथ गुणे में आ जाएगा, और ये चीज गुणे में है देखिए x ये वाला, तो ये इधर बटे में आ जाएगा, तो इधर केवल क्या बचेगा, दर बचा रह जाएगा। अब ये x और x कट जाएगा, 10 दूनी 20, यानी ये आ गया 20, तो दर आ गया 20% वार्षिक, 20% दर आ जाएगी, 20% वार्षिक लिख देंगे इसके आगे बस। तो यहां पर आप लिख दीजिए 20% वार्षिक दर, ये आपका आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो मुझे आशा है आपको समझ में आ रहा होगा कैसे प्रश्न किया जा रहा है। यहां पर ध्यान देने योग्य बात है
कि इस जगह पर साधारण ब्याज को हमने क्या लिखा, मिश्रधन माइनस मूलधन। ये इसका सूत्र ही होता है, साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। भाई ब्याज क्या होता है, सामान्य सी बात है, जो पैसा चुकाया है उसमें से जो लिया था माइनस कर दो। भाई किसी से आपने अगर मान लीजिए 200 रुपए लिए और आपने चुकाया उसको 300 रुपए, तो इसका मतलब ये तो मूलधन था जो आपने लिया, चुकाया है वो, ये मिश्रधन है। अब इसी 300 में से अगर हम 200 को हटा देंगे तो ब्याज पता चल जाएगा ना। इसी तरीके से यहाँ से ब्याज की जगह हमने मिश्रधन माइनस मूलधन कर दिया और फिर यहाँ मान रख दिए। सब कुछ हमारे पास था ही, केवल मान रखना था, बस आंसर आ गया। ठीक, तो थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करिए, बाकी कोई टफ नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, केवल टफ करना है। ये मैंने समझा इसलिए इतना दिया क्योंकि कुछ बच्चे थोड़ा सा समझने में उनको प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि हर तरह से हर बच्चों के लिए ढंग से उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन भी हो गया 6, 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया √3 पर पावर 6 बराबर 27, ये दिया गया है और आपसे कहा गया इसको आप लघुगुणक रूप में लिखें, लॉग फॉर्म में। तो ये तो बहुत आसान सी चीज़ है, मैंने आपको बहुत सिखा रखा है। इसमें क्या करते हैं, जैसे ये जो √3 पर घात 6 है, ये जो √3 है इसको आधार संख्या कहते हैं। जो भी जिस संख्या पर घात होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे 3 पर 2 है तो इसका मतलब ये 3 इसका आधार है, ये क्या है आधार, और ये जो 2 है ये क्या है, ये घात है ना, यानी घात की संख्या, यानी एक्सपोनेंट, पावर है। तो इस तरीके से लॉग में जब भी हम बदलते तो जो आधार पहले था वो यहाँ भी रहेगा, इसको थोड़ा सा नीचे लॉग जी के साथ थोड़ा नीचे ऐसे √3 लिख देंगे और ये जो संख्या इसको इसके सामने ले आएंगे, यानी इस तरफ जो बराबर के इधर 27 है, 27 को लॉग के सामने लिख देंगे और बराबर में ये जो घात है ये इधर चली जाएगी। बस इतना ही तरीका होता है लॉग में किसी संख्या को बदलने के लिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि आप 3 की घात 4 बराबर 81 को जरा बदलिए लॉग रूप में, तो आप कैसे करेंगे, आप ऐसे लॉग लेंगे और 3 है तो 3 ही रहने देंगे, 81 को सामने लिख देंगे और ये जो 4 है ये 81 की जगह चला जाएगा। बस इतना ही तरीका होता है, सिंपल तरीके से आप इसको बदल देंगे। ये घातीय रूप है, ये जो इस समय दिख रहा है ये घातीय रूप है ना, और ये जो बन के आया आपका लॉग जिसमें आ गया लघुगुणक, इसी को कहते हैं लघुगणक रूप या लॉग रूप, है ना, लघुगणकीय रूप ये है। तो बहुत सामान्य से तरीके से ये आप कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और इसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9, गुणनखंड करना है 3x² + 7x - 6, इसका गुणनखंड करना। ये गुणनखंड आपको काफी सिखाया गया है, देखिए किस प्रकार का होता है, इसको ऐसे वो देख सकते हैं, स्टैंडर्ड रूप इसका देख सकते हैं, ax² + bx + c, ऐसा ही तो कुछ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए x² के साथ कुछ लिखा है, यहाँ पर x के साथ फिर कुछ लिखा है, फिर एक नंबर कांस्टेंट यानी c लिखा है। तो इस रूप का कुछ भी आपको दिखेगा तो ये एक द्विघात समीकरण कहा जाता है इसको, और इसके गुणनखंड करने के तरीके होते हैं अपना। देखिए यहाँ पर जो x² के साथ संख्या और यहाँ जो c है इसको पहले गुणा कर लेंगे आप माइंड में, यानी a और c का गुणा कर लिया जाता है अपनी तरफ से। तो यहाँ a की जगह 3 है और यहाँ पर c की जगह 6 है, मतलब 3 और 6 का आप अपनी तरफ से गुणा कर लेंगे, 18 आएगा। इसको माइंड में रखेंगे या कहीं पर नोट कर लेंगे साइड में कॉपी पे रफ में, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसका रोल क्या है, इस 18 को इसको गुणा क्यों किया गया अभी आप समझेंगे। देखिए अब अगला टारगेट ये होता है कि इसमें जो x के साथ बीच वाली संख्या है, इस संख्या को आप क्या करेंगे, इस संख्या को आप दो ऐसे नंबर्स में तोड़ेंगे। इसमें थोड़ा सा माइंड लगता है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, बस है बहुत इजी। इस x के साथ वाली संख्या को दो ऐसी संख्याओं में आपको तोड़ना है जिनको जोड़े या घटाएं तो 7 ही मिले, लेकिन उनको आपस में गुणा करें तो 18 मिले, जो यहां पर आपने किया है। ठीक, यानी आपने क्या किया था, इस 3 का और 6 का आपने मन में गुणा कर लिया, 6 × 18, उसको माइंड में रखा। अब इस बीच वाली संख्या को ऐसे दो संख्याओं में तोड़िए जिनको जोड़े या घटाएं तो 7 मिले और गुणा करें तो 18 मिले। तो 9 - 2, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 मिलेगा और 9 दूनी 18 भी होता है। तो यानी हमें संख्याएं मिल गई, यानी 7 की जगह अगर हम लिख दें 9 - 2 तो कोई दिक्कत नहीं, 7 के प्लेस पे हमने लिखा है, बाहर x था x लिखा, बाकी सब वैसे रहने दिया। अभी भी ये वही है, बस 7 को 9 - 2 में हमने स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, अब आप बाकी सब वही लिखेंगे। यहां पर देखिए 9 के साथ भी ये x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आगे 2 के साथ भी ये x आ जाएगा, यानी ये x इन दोनों के साथ गुणा हो जाता है, x इधर हो जाता है गुणा, और ये जो संख्या प्लस चिन्ह है इसको भी देख लीजिएगा, +9 था और ये प्लस माइनस माइनस था।
ठीक है। तो इस तरीके से 9x और ये 2x दोनों के साथ आ गया। अब आप देख रहे हैं ये जो 3 पद थे 4 पदों में बदल चुके हैं। इस जगह पर देखिए ऊपर 3 पद थे, यहाँ 4 पद हो गए। इसमें अब क्या किया जाता है, यहां से अगली स्टेप ये होती कि ये जो पहले 2 पद हैं इनमें कॉमन लीजिए और आखिरी के 2 पदों में भी कॉमन लीजिए। तो कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का काम बचा है। अब कॉमन संख्याओं में क्या है, 3 है, बिल्कुल 3 कॉमन है क्योंकि 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9 होता है। 3 के पहाड़े में दोनों आ रहे हैं तो 3 को कॉमन कर सकते हैं। x यहाँ 2 बार, x यहाँ 1 बार, इसका मतलब 1 बार x भी कॉमन कर सकते हैं। यहाँ से 3 तो निकल गया, केवल एक x बचा और यहाँ से प्लस 3 त्रिक 9 होता है तो यहाँ से 3 बचेगा, ये x हट ही जाएगा। कॉमन मतलब वो चीज दोनों जगह से बाहर निकल जाएगी ना भाई। एक x यहाँ से आया तो ये वाला भी x बाहर माना जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से कॉमन क्या करेंगे, माइनस है तो संख्याओं में 2 यहाँ कॉमन हो जाएगा क्योंकि 2 तिहाई 6 होता है और x यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है तो इसलिए x को कॉमन नहीं करेंगे। तो यहाँ से तो x बचेगा और ये माइनस हमने बाहर किया है तो माइनस जब जब बाहर होगा तो अंदर के ब्रैकेट का चिन्ह बदल देगा। ये ध्यान रखिए, जब भी आपको कभी कॉमन करना पड़े और बाहर माइनस का चिन्ह हो तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल देने पड़ेंगे आपको कॉमन करते समय, ये बात ध्यान रखें। तो अब ये -2 था, x यहां से बचा और 2 तिहाई 6 ये हो गया। अब देखिए इस ब्रैकेट में भी समान चीज आ रही है, इस ब्रैकेट में भी सेम चीज आ रही है, तो इसको ब्रैकेट वाली चीज को बाहर कर लेंगे, ऐसे लिख देंगे एक बार में। दोनों ब्रैकेट को इकट्ठे एक ही बार में लिखेंगे बाहर करके और बचेगा क्या, ये 3x, यहां से 3x बचेगा और ये वाला जो -2 है इसको इनको एक अलग ब्रैकेट में लिख देंगे। बस यही जो आपका आंसर आया यही गुणनखंड हो गया। तो आपको यही ध्यान देना है और वीडियो को इसको 1-2 बार देखिए जिनको प्रॉब्लम है, बाकी जो समझते हैं वो तो इसको अच्छे से कर ही लेंगे। बहुत सारे बच्चे आप में सब चीजें कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप सब वीडियो को शेयर करते रहिए क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपके एग्जाम के हिसाब से कराया जाएगा और बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक घन का विकर्ण 7√3 है तो इसका पार्श्वीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए जो घन होता है, घन के विकर्ण का मतलब क्या है, घन का मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, जिस कमरे में आप बैठे हैं वो भी घन या घनाभ के आकार का होता है। तो आप जनरली कमरा घनाभ होता है क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, लेकिन जैसे लूडो का पासा होता है ये क्या है आप देखते हैं घन है, ठीक है। जिस कमरे में आप अगर सभी दीवारों को बराबर कर दिया जाए तो ये भी घन हो जाएगा। तो इस तरीके की आकृति जो जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है घन होता है। और इसमें एक नीचे के कोने से लेकर के एक ऊपर का कोना कोई अगर आप मिलाएं, जैसे आप कमरे के अंदर बैठे हैं तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए आप बैठे हैं तो यहाँ से नीचे का एक कोना और ऊपर का एक कोना अगर मिलाएं तो ये जो बनेगा ये इसी को विकर्ण कहते हैं घन का। यानी एक कमरे में सबसे लंबी छड़ जो आप सेट कर सकते हैं वो कहाँ सेट कर सकते हैं, एक कोना नीचे लेंगे तो एक उसी के अपोजिट ऊपर लेंगे, वहीं आप लंबी से लंबी छड़ सेट कर सकते हैं, यही इसका विकर्ण है, ठीक है। तो इस तरीके से घन का विकर्ण ये, और घन के विकर्ण का जो सूत्र होता है, घन का विकर्ण यानी डायगोनल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, घन का विकर्ण होता है भुजा √3। क्या होता है, भुजा गुणे √3। सामान्य सा सूत्र इसको याद रखेंगे, भुजा गुणे √3 होता है घन का विकर्ण। और यहाँ घन का विकर्ण दे दिया था 7√3, तो इधर का मान दिया हुआ घन का विकर्ण 7√3 दिया, इसकी जगह रख देंगे। और इधर दिया है भुजा गुणे √3, इसको इधर रख देंगे। √3 कट जाएगा दोनों तरफ से क्योंकि इधर बटे में इधर आएगा तो कट जाएगा। तो यानी भुजा आपका सीधे सीधे क्या आ गया, भुजा आ गई 7, भुजा बराबर 7, ठीक है। तो अब भुजा बराबर 7 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको भुजा मिल गई तो पार्श्वीय क्षेत्रफल घन का बताना है, और घन का जो पार्श्वीय क्षेत्रफल है वो क्या होता है, घन का पार्श्वीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्वीय क्षेत्रफल होता है 4a²। घन का संपूर्ण क्षेत्रफल 6a², 6a² होता है मतलब 6 गुणे भुजा स्क्वायर, और पार्श्वीय क्षेत्रफल 4 गुणे भुजा स्क्वायर। पार्श्वीय का मतलब 4 दीवारें केवल, जैसे आप कमरे में जिस बैठे इसकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल लेंगे तो ये पार्श्वीय क्षेत्रफल है, और सभी 6 सरफेस का लेंगे यानी कि जैसे छत को और फर्श को भी शामिल कर लेंगे तो 6 हो जाएंगे, तो वो टोटल सरफेस होगा संपूर्ण। यहाँ पर पार्श्वीय क्षेत्रफल बोला गया था इसलिए 4a²। a यहाँ पर भुजा है, भुजा आ चुकी है 7, तो यहाँ पर गुणे में यहाँ देखिए 7 का वर्ग करना पड़ेगा क्योंकि a की जगह 7 रखेंगे, उस पर वर्ग है सूत्र में, तो वर्ग रखेंगे यानी घात 2 करेंगे। अब 4 7 7 कितना हो जाएगा 49, इसको गुणा करिए, 9 चौक 36 यानी 4 9 36, 3 4 चौक 16, 3 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे, ठीक है। तो अब मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा प्रश्न कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न भी आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आप लोग सॉल्व करिए तब तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11। यदि ए बराबर आपको ऐसे दिया गया है x इज सच दैट x ऐसा है कि x, यहीं से पढ़ के देख लीजिए, मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर सीधे लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लिखा ही है तो बार बार नोट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या इसको पढ़ा क्या जाता है, a बराबर, यहाँ पर ब्रैकेट जब स्टार्ट होता है तो इसको ऐसे पढ़ते हैं x इज सच दैट x इज सच दैट, या फिर x ऐसा है कि, क्या पढ़ेंगे, x ऐसा है कि x प्राकृतिक संख्या है और वो कहां से कहां तक है, लेस देन 5, मतलब 5 से छोटी। x यहां पर छोटे का चिन्ह है ना, देखिए इधर की तरफ, ये इसका माउथ क्लोज है, इसका मतलब x जो लेना है, यानी ये जो प्राकृतिक संख्याएं अंदर लेनी है, इसका अर्थ ये हुआ वो 5 से छोटी होनी चाहिए। यहां फिर से समझिए, x ऐसा है कि x प्राकृतिक संख्या है और जो कि x 5 से छोटा भी है, इसका मतलब 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो a बराबर 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या शुरू होती 1 से, 1 2 3 4, यही तो 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब ये जो इस रूप में लिखा है ये वास्तव में ऐसा था। ठीक है, दूसरा एक और आपको b बराबर भी कुछ ऐसे ही बोला गया, देखिए इसको समझिए। b वाले में बोला गया x, यहां पर दो बिंदु जो रखे हैं इसको पढ़ेंगे, ऐसा है कि x प्राकृतिक संख्या है और जो कि 4 और 7 के बीच की है। जब भी इस तरीके से आपको लिखा मिलेगा, दो इस तरीके से लेस देन ग्रेटर देन के साइन लगे होंगे, तो इसका मतलब x 4 और 7 के बीच का है। लेकिन यहां एक जो नीचे लाइन बनी हुई है, ये जो नीचे लाइन है, इसका अर्थ क्या है भाई, इसका तो छोटा या बड़ा हम जानते हैं, इसके नीचे लाइन अगर बना दी जाए दोनों के, तो इसका मतलब होता है इक्वल, बराबर भी है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ऐसा कुछ लिखा है तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब x बड़ा है 5 से, 5 से बड़ा है मतलब वो 6 से शुरू करेंगे हम उसको, है ना, 5 से बड़ा लेंगे, 5 के आगे का लेंगे, भले ही 5.1 लें, लेकिन 5 से बड़ा है, तो x 5 से बड़ा है। लेकिन अगर हम ये इस तरीके से लाइन खींच देते, इसका मतलब x 5 से बड़ा है और 5 भी शामिल है, मतलब 5 के बराबर भी है, 5 से बड़ा भी है और 5 के बराबर भी है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए, नीचे की लाइन का मतलब बराबर भी होता है। तो अब ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो इसका मतलब ये है, यहां पर बोला गया है x कैसा है, 4 के बराबर भी है और 4 से बड़ा है, और यहां पर देखिए इधर इस तरफ इसका माउथ क्लोज है, बंद है, इसका मतलब 7 से छोटा है और 7 के बराबर भी है, मतलब 4 के बराबर भी है, 4 से बड़ा है x b वाले में, लेकिन 7 के बराबर और 7 से छोटा भी है। तो इसका मतलब 4 से लेकर के 7 तक है, सीधी सी बात है, 4 5 6 7, इसमें 4 और 7 भी देखो शामिल हो गया है, क्योंकि यहां पर बराबर का भी चिन्ह था। इस वाले में केवल x लेस देन 5 लिखा था, x 5 से छोटा है, इसलिए इसमें 5 शामिल नहीं किया गया, देखिए। लेकिन अगर यहीं पर ऐसे बना होता बराबर, तो इसमें 5 भी शामिल हो जाता, क्योंकि ये लाइन थी तो इसका मतलब बराबर हो गया। ठीक, तो ऐसा है नहीं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मीनिंग क्या है। दोनों को मैंने लिख दिया। अब आपको आगे बताना था, तो इनका सर्वनिष्ठ समुच्चय और संघ समुच्चय। सर्वनिष्ठ समुच्चय को इस तरीके से व्यक्त करते हैं, a इंटरसेक्शन b, इसको उल्टा u बनाते हैं, इसको इंटरसेक्शन भी कहते हैं इंग्लिश में, या सर्वनिष्ठ समुच्चय कहते हैं। सर्वनिष्ठ मतलब जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए 1 2 3 4, यहां पर 4 5 6 7, केवल 4 है जो दोनों में कॉमन है, तो यही सर्वनिष्ठ समुच्चय हो गया। अगर और संख्याएं कॉमन होती, दोनों में मिल रही होती, तो और लिख देते। इसके बाद संघ समुच्चय। संघ का मतलब u सीधा बनेगा, ये संघ समुच्चय है, ध्यान रखिएगा, ये आपका संघ समुच्चय है, और ये वाला जो था वो सर्वनिष्ठ समुच्चय है। अब देखिए, संघ समुच्चय जब बताना होता तो ऐसे लिखते, a u सीधा बनाते, यूनियन b। इसमें क्या होता, सारी संख्याएं लिखी जाती हैं एक एक बार, जो दोनों में है। a और b का संघ समुच्चय बताना, तो a और b में जो कुछ भी है सब लिखना पड़ेगा। 1 भी लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, 4 भी लिखेंगे। 4 दोनों में कॉमन है तो 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। फिर उसके बाद 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, बस यहीं तक है ना। तो ये सबको मिला लिया, सबको सम्मिलित कर लिया, तो संघ समुच्चय हुआ। संघ का मतलब ही क्या है, जुड़ना, एक साथ होना। ठीक है, संघ में होना। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, 4 2 बार था, यहां भी वहां भी था, तो 2 बार रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे सबको। तो अंतर आपको समझ में आ गया होगा। सर्वनिष्ठ समुच्चय में दोनों में जो कॉमन हो उसको लिखते हैं, और संघ समुच्चय में जो दोनों के दोनों में है सारे अवयवों को ले लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका
अति लघु उत्तरीय का सेगमेंट समाप्त होता है। अब चलिए लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं और उनको करते हैं। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोला गया है एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% कम हो रही है। कम हो रही है मतलब घट रही है, यानी कि अवमूल्यन हो रहा है। कहीं पर कोई किसी की चीज में गिरावट हो रही, कमी आ रही, तो उसको अवमूल्यन भी बोलते हैं। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 3610 यानी कि 3610 हो तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या बताइए। यहां पर देखिए, यहां पर जो आपने चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला पढ़ा है a बराबर p 1 प्लस r बटे 100 की घात n, इसी का प्रयोग आप कर लेंगे। बस इसमें चीजों को समझ लीजिए क्या होता है। प्लस तब लिखेंगे जब कोई चीज बढ़ रही हो, अगर कोई चीज घट रही है तो हम यहां माइनस लगा देंगे। यहां पर अवमूल्यन हो रहा था, घट रहा था, कम हो रहा था, इसलिए माइनस लगाया, क्योंकि इसने बोला 5% कम हो रहा है। अब बाकी तो आप जानते ही कि आर क्या है, दर है। दर को आर से लिखते जो कि 5% बताया गया है, यहां पर दिया गया है। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष इतने प्रतिशत कम हो रही है यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या ये है। अच्छा, आप ये जानते हैं इसमें ये जो ए और पी है हमने लिया है, ऐसे प्रश्नों में जब आप लिखेंगे, जब ब्याज की बात नहीं होगी, घटने बढ़ने की बात होगी, ऐसे में तो आप ए को बाद वाली जनसंख्या या बाद वाला मूल्य, मान लीजिए किसी चीज का मूल्य, कोई स्कूटर है, कोई घर है, कोई मकान है, दुकान है, किसी चीज के मूल्य में गिरावट हो रही है 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। तो अगर गिरावट हो रही है तो माइनस सूत्र का प्रयोग करेंगे और ये बाद वाला आंकड़ा होगा और ये पहले वाला आंकड़ा होगा। जो पी होगा वो पहले वाला आंकड़ा है और ए बाद वाला आंकड़ा, ये बात ध्यान रखेंगे हमेशा। तो अब आप डिसाइड करिए कि इसमें पहले कौन आंकड़ा आएगा और बाद में कौन आएगा। जैसा कि यहां से पढ़िए, यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, वर्तमान यानी आज की स्थिति में प्रेजेंट टाइम जनसंख्या इतनी है, तो 2 वर्ष पूर्व क्या रही होगी। 2 वर्ष पूर्व का मतलब 2 साल पहले। तो जो चीज 2 साल पहले हुई है वो पहले का आंकड़ा है और जो वर्तमान में हो रहा है ये बाद का आंकड़ा है। यानी वर्तमान तो आज है ना, ये बाद में आएगा, वर्तमान हमेशा बाद में ही आएगा ना। 2 वर्ष पूर्व का जो आंकड़ा है उसको पी लेंगे। यानी आपको मैंने बताया, इस बात को आप ध्यान रखिए, पी का मतलब पहले यानी पहले वाली संख्या और ए का मतलब बाद वाला, इतना मतलब शॉर्ट में आप ध्यान रखिए बस। तो अब आप देखिए जो वर्तमान का है, इसका मतलब इसमें वर्तमान बाद में आएगा ना। वर्तमान की जनसंख्या ये है, घटते घटते ये बाद में ऐसा आंकड़ा मिलेगा। पहले क्या था वो हमें ज्ञात करना है, इसका मतलब हमें पी ज्ञात करना है। ए की जगह आप इस 3610 को रख लेंगे जो कि यहां पर इसमें वर्तमान है और ये पी आपको ज्ञात करना है। 1 माइनस आर 5% है बटे 100 और जो एन यानी समय है, एन यहां पर समय होता है जो कि 2 वर्ष है ना, 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। बस अब आप सॉल्व कर दीजिए इसको। तो 3610 यहां पर p और कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा होता है यहां पर। 5 से इसको काटेंगे, 5 और 20 पंचे 100, तो आप देख रहे हैं 1 माइनस 1 बटे 20 और घात में 2। इसको सॉल्व करने का तरीका ध्यान देते रहिए। इसका आप हर बराबर करते हैं, आपको मालूम है 20 एक कम 20, तरीका क्या होता है 20 एक कम 20 माइनस 1 यानी 19 ऊपर बचा और नीचे ये 20 ही लिया जाता है। ये हो गया। अब देखिए 3610 बराबर p और ये चीज जो है घात 2 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 19 गुणे 19 2 बार में और 20 गुणे 20 ऐसा लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब p निकालने के लिए सबको एक साइड करना पड़ेगा। देखिए 3610 इधर है, ये तो 20 गुणे 20 इधर है, इसको आप इधर लाएंगे, जब बटे में है तो इधर गुणे में हो जाएगा। जो चीज इधर बटे में इधर आएगी तो गुणे में हो जाएगी। भाई पी आप कैसे निकाल पाएंगे, पी तभी निकाल पाएंगे जब इन सबको आप एक तरफ ले आए, तभी तो पी बचेगा। तो जब एक तरफ लाएंगे तो पहले स्टेप बाय स्टेप लाएंगे एक एक करके। तो जो चीज बटे में है नियम के हिसाब से लाएंगे, जो चीज बटे में है वो इधर गुणे में हो जाएगा और जो चीज गुणे में ऊपर है वो बटे में आ जाएगा। यानी ये जो 2 चीजें ऊपर गुणे में सामने पी के साथ, ये इधर बटे में आ जाएंगी, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इधर सिर्फ आपका पी बचा। अब कोई दिक्कत नहीं। 19 देखिए 19 गुणे 19 होता ही 361 है। 19 का वर्ग जिनको याद है, 19 गुणे 19 बराबर होता है 361। तो इस 19 को और 19 को जब गुणा करेंगे तो 361 आएगा और यहां भी देखिए 361 है, यानी 10 बार में ये कट जाएगा, 10 बचेगा केवल। तो अब आप देख रहे हैं आपके पास केवल 10 गुणे 20 बचा। अब ये कितना होगा, 20 2 दूनी 4 और 3 0 मतलब 4000। देखिए गुणा करके 4000 आ रहा है, तो इसका मतलब 4000 थी 2 वर्ष पहले जनसंख्या। अब देखिए ये प्रश्न सही भी है,
क्योंकि 2 वर्ष पहले जनसंख्या ज्यादा रही होगी, तभी तो अब घटते घटते जनसंख्या इतनी बची, क्योंकि हर वर्ष घट रही 5%। तो इस तरीके से आप इसको डील कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आप वैसे भी इन प्रश्नों को आराम से निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें आपको मैंने वही फॉर्मूला इसलिए बताया चक्रवृद्धि ब्याज का, जो आप जानते हैं उसी को अप्लाई करिए और सॉल्व कर लीजिए। तो ये एक प्रश्न हो गया। अब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे यहां पर, और कोई दिक्कत नहीं। सूत्र में पहले वाला आंकड़ा कौन सा है, बाद वाला कौन सा है, आप इसको ढंग से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर घट रहा है तो सूत्र में माइनस, बढ़ रहा है तो प्लस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी हो गया 13। समुच्चय 5, 7, 9 के सभी उपसमुच्चय लिखिए। अब देखिए यहां पर समुच्चय दिया गया 5, 7, 9। 5, 7, 9 3 अवयव या एलिमेंट है एक समुच्चय में, इनके सभी अवयव लिखना है, सभी उपसमुच्चय लिखना है। उपसमुच्चय जब भी लिखते हैं तो इनको ऐसे शुरू करते हैं, पहला तो फाई लिखा जाता है, इसको फाई कहते हैं। देखिए ये जो चिन्ह है इसको फाई बोलते हैं, इसका मतलब होता है रिक्त समुच्चय। हर समुच्चय के साथ रिक्त समुच्चय होता ही है, ये नियम है, तो आप ध्यान रखेंगे। ये तो अपनी तरफ से ले लेंगे और उसके बाद ब्रैकेट में एक एक अलग करेंगे। देखिए इसका ये हो जाएगा, 7 को भी अलग कर दीजिए। ये मंझले ब्रैकेट में सबको हम कर रहे हैं, करली ब्रैकेट में, है ना। ऐसे पहले तो ये हुआ। अब आगे जब एक एक सिंगल सिंगल सबको आपने लिख दिया, अब क्या होगा, अब ग्रुप में लेंगे। तो जब ग्रुप में लेंगे तो कैसे लेंगे, 5 और 7 को एक साथ, तो ऐसे करेंगे 5 और 7, फिर 5 के साथ 7 ले लिया, 5 ही के साथ 9 भी ले लीजिए। ठीक, 2 2 का ग्रुप बना रहे हैं। अब हम 7 के साथ शुरू करेंगे, 7 के साथ 9 लेंगे, 7 के साथ 5 तो ले नहीं सकते क्योंकि 7 के साथ 5 आ चुका है। ठीक है, तो अब क्या बचा, अब पॉसिबिलिटी कौन सी बची, क्या संभावना बची, अब संभावना बची कि तीनों को एक साथ ले लिया जाए, 5, 7 और 9। अब यही उपसमुच्चय है। बस जब भी आपको उपसमुच्चय लिखने हो तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, ग्रुपिंग करके, पहले सिंगल सिंगल, फिर 2 2, फिर 3 है तो 3, ऐसे ग्रुप बना बना के आपको उपसमुच्चय लिखे जाएंगे। यानी कि इस समुच्चय के लिए सभी उपसमुच्चय आपके नीचे लिखे गए हैं। कितने हैं देख लीजिए काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 उपसमुच्चय आए हैं। ठीक है, उपसमुच्चय हमेशा वैसे भी ध्यान रखिए 2 की घात n सूत्र से निकाल सकते हैं। 2 की घात n मतलब यहाँ जितने अवयव थे 3 थे, तो 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ही अवयव आने चाहिए, 8 हमने लिख दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा तो आप उपसमुच्चय लिख लेंगे। ठीक है, अब मुझे आशा है आप ये समझ गए होंगे कि कैसे उपसमुच्चय लिखना है और क्या इसका नियम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यहां से आपको इसका गुणनखंड करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में किसका गुणनखंड करना है, x² प्लस 8/3x प्लस 16/9, इसका गुणनखंड करना है। देखिए गुणनखंड में आप इसको जैसे देखते हैं, आपको अगर वर्ग वाली संख्या दिख जाए, जैसे यहाँ देखिए वर्ग दिख रहा है, इसमें आपको कोई वर्ग नहीं दिख रहा है, और यहाँ फिर से आपको वर्ग दिखेगा, 4/3 का वर्ग आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 चौके 16 और 3 13। अगर 2 संख्याएं वर्ग वाली ऐसी दिख गई और एक संख्या बीच में है, तो पूरी संभावना है कि वो कौन सा सूत्र होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ सब प्लस है इसलिए प्लस वाला, तो a² प्लस, यहाँ पर देखिए बीच में 2ab होता है ना, 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसा होता है। इसको ऐसे भी याद रखते हैं, a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बीच में 2ab था इसलिए मैंने ऐसे बीच में लिख दिया। देखिए यहाँ बीच में संख्या थी इसलिए मैंने सूत्र में भी बीच में ही ले लिया है। तो अब आप देखिए बिल्कुल इसको फॉलो कर रहा है। बस आपको अगर चेक करना हो तो देखिए a की जगह तो x है और b की जगह 4/3 है। अगर आप चेक करना चाहें तो इस सूत्र में a की जगह x रख सकते हैं और b की जगह 4/3 रखेंगे। तो ये जो 2ab वाला है ये 8/3 आएगा कि नहीं आप चेक करिए जरा। 2ab मतलब 2 गुणे a गुणे b, तो 2 गुणे a यानी x और b यानी 4/3। तो देखिए 4 दूनी 8 हो गया, ऊपर x और बटे 3, देखिए यही आ गया ना। इसका मतलब तो 100% श्योर हो गया कि ये तो यही सूत्र लगना है। इधर का मान इस तरीके का रूप आपको दिया हुआ दिखे 3 संख्याओं वाला, ये इसका उत्तर हो जाएगा, है ना। जब ये रूप दिया होता है तो इधर वाला आपका उत्तर हो जाता है। तो आप a की जगह x रख देंगे यहाँ, फिर प्लस लगाएंगे, b की जगह 4/3 रख देंगे और होल स्क्वायर घात 2 है वो लगा देंगे। इसका मतलब x प्लस 4/3 एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में 2 बार इसको लिख सकते हैं, गुणे में वर्ग है ना तो 2 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख देंगे।
यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। इस तरीके से आप गुणनखंड करेंगे। जब कभी सूत्रों वाले आएंगे तो ऐसे ही आपको पहचान लेना है, फिर तो बहुत आसान होता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप फटाफट आपको जो प्रॉब्लम हो वो बताते रहिए, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। आगे आपको रेगुलर ये मॉडल पेपर्स भी मिलेंगे और पढ़ाया भी जाएगा जो चैप्टर्स आपको प्रॉब्लम करेंगे। बस आप इसको शेयर करते रहिए। देखिए यहाँ पर बहुपद, आपको एक ये बहुपद दिया हुआ है, इसको x+3 से भाग देना है। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, x+3 से आपको भाग देना है। एक बहुपद है 2x⁴ प्लस 8x⁴ प्लस 7x² प्लस 4x+3, ये आपको दिया गया है, इसको भाग करना है। ठीक है, तो भाग कैसे किया जाएगा अब आप ध्यान देंगे। हमेशा भाग करते समय सबसे पहला नियम ये होता है कि इस पहली वाली संख्या सबसे बड़ी घात को हटाना है, x को। तो इसको कैसे हटाया जाएगा, जब यही संख्या इसके नीचे आ जाए और माइनस कर दे तो हट जाएगा। तो यही संख्या कैसे आएगा, यहाँ पर तो x है हमारे, सिर्फ आप इसके x को टारगेट करेंगे और इसको हटाना है। अब कैसे हटाएंगे, देखिए पहले तो इसके साथ 2 आए तो 2 बार ले जाएंगे, तो 2 और x 2x हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 2x⁴ है, यहाँ x एक ही बार है, तो x⁴ और कर दे तो देखिए अब 2x⁴ और ये x गुणा होकर 2x⁴ आ जाएगा। तो इसके नीचे आप यही लिख दीजिए जो आया। अब आपने केवल इससे किया था ना इसको, ये संख्या केवल इससे ना गुणा होकर बल्कि इससे भी गुणा होगी उसी समय पे। पहले आप डिसाइड करेंगे केवल इसके लिए, लेकिन बाद में आपको इसको इससे भी करना है। अब देखिए करिए, 3 दूनी 6 तो आ गया ये 6 और x⁴ तो x⁴ ही रहेगा। तो 3 इसका जब गुणा किया आपने 3 और 2x⁴ का, तो ये आया कितना, 3 दूनी 6 x⁴। ये आपको यहाँ लिखना, प्लस में था इसलिए प्लस में ये भी आएगा। अब घटाना है, माइनस करना, माइनस करेंगे तो नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये कट गया, कटा क्यों, क्योंकि ऊपर प्लस का नीचे माइनस का, समान संख्याएं हैं, माइनस हट गया, काम खत्म। यहां से देखिए प्लस का 8x⁴, यहाँ 6x⁴, तो 8x⁴ में 6x⁴ जाएगा तो 2x⁴ बचेगा, माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि अब ये माइनस हो गया, प्लस नहीं रहा। तो अब बाकी की संख्या फिर ऐसे ही आगे जो बचा है सबको कॉपी कर लेंगे। नीचे देखिए इनको सबको हम ऐसे उतार लेंगे, तो इनको हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब फिर से उसी प्रक्रिया को दोहराएंगे, ध्यान दीजिएगा, जिनको नहीं आता है वो फिर से ध्यान दे, वही प्रोसेस बार बार करनी है। क्या करना है, अब हमारा टारगेट होगा इसको हटाना। x की अब सबसे बड़ी घात यही है ना, x⁴, इसको हटाएंगे तो इस x से सोचेंगे, इस x से यहां पर हमें 2 दिख रहा है तो आपको 2 बार ले ही जाना पड़ेगा। प्लस में हो ये अगर तो प्लस में ले जाए, अगर माइनस में कभी कहीं किसी प्रश्न में मिले, आगे हम प्रैक्टिस करवाएंगे, तो माइनस में ले जाया जाता है। लेकिन यहां सब प्लस में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, x से 2x⁴ लाने के लिए 2 तो पहले लेना ही पड़ेगा, ठीक है, 2 लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ x एक बार, यहाँ x 3 बार है, तो इसका मतलब 2 बार x और लेना पड़ेगा। अब देखिए इसका और इसका गुणा करके 3x⁴ आ जाएगा। अब देखिए अब जब आप गुणा करेंगे तो ये 2 और ये x² मिलके कितना आएगा, 2x⁴ भाई इधर देख लीजिए गुणा, 2x² ये हमने लिया था इसका, और इसका गुणा इस x से देखिए तो 2 ऐसे रहेगा, x⁴ और x मिलके x⁴ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करेंगे, इसको तुरंत ही इससे भी करना होता है। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं तो ये जो संख्या आई है इसको इस 3 से भी करना है, तो 3 दूनी 6 और x² है, इस बार x² लिखेंगे, प्लस का है तो प्लस ही का आएगा। अब फिर से घटाएंगे, देखिए प्रक्रिया बार बार वही है, केवल आप ध्यान एक बार दे लीजिए बस। जिनको प्रॉब्लम है एक बार ध्यान से इसको दोबारा देख लेंगे, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर से आप माइनस करते समय इनके चिन्ह बदल देंगे हमेशा, नीचे वालों के, मतलब नीचे वाला ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया, केवल नीचे पे अंतर आता है बस। तो देखिए ये कट गया। अब यहाँ देखिए 7x² में से 6x² जाएगा तो एक ही x² तो बचेगा, 1 मैं नहीं लिख रहा हूँ, सीधे x² लिख दे रहा हूँ, 1 लिखने की जरूरत क्या है। 7x² में से 6x² जाएंगे तो एक x² ही तो बचेगा। आगे की चीजें फिर वैसे ही नोट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब फिर देखते हैं, अब हमारा टारगेट इस x² को हटाना है, तो यहाँ एक बार x है, यहाँ x⁴ है, तो केवल हम x बार ले जाएं। भाई देखिए एक x ये, एक x से गुणा होकर के x² आ जाएगा। फिर अब इस x को जिसको डिसाइड करते हैं तो इसको फिर 3 से भी करते हैं, 3x यानी इस वाली संख्या से भी करते हैं, तो ये हो जाएगा 3x, प्लस में है सब प्लस में ही आएगा।
फिर वही स्टेप है, फिर से ध्यान दीजिए, चिन्ह नीचे के सब बदल जाएंगे, नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे, फिर घटाएंगे। अब ये प्लस का माइनस का खत्म, ये 4x में से 3x गया तो कितना बचा, केवल x, और प्लस में ये 3। अब देखिए यहाँ x प्लस 3, यहाँ भी x प्लस 3, तो एक ही बार जाएगा ना सीधे। जब समान संख्या होती है x प्लस 3 एक कम x प्लस 3, एक बार ले जाएंगे तो x प्लस 3 से x प्लस 3 ही आ जाएगा, फिर वही चिन्ह बदल जाएगा, ये सब कट जाएंगे, इधर तो कट के सब जीरो हो गया, आंसर आपका आ गया, ये भाग हो गया, और ये जो ऊपर आ रहा है ये भागफल आपका आ गया उत्तर, 2x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इस तरीके से इस प्रश्न को भाग दिया जाता है। भाग देना अब मुझे आशा है आप सीख गए होंगे। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं, 16, 17, 18 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, बस ये मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके सामने 3 अंतिम प्रश्न लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18। 16 में आपको देखिए एक सारणी दी गई है और समांतर माध्य बताना। जब भी सारणी दी जाए और समांतर माध्य बताना हो तो आप अपनी तरफ से एक सारणी और बनाएंगे, इस तरीके से ध्यान रखिए। उसमें आपको जो काम करना है उसको आप ध्यान से देखिए। इसमें आपको एक में पद लिखना है, एक में बारंबारता लिखनी है, और एक और एक्स्ट्रा आपको बनानी है। देखिए ये आपके पद है और इसमें आपको बारंबारता है। पद को x हमेशा लिखते हैं, बारंबारता को f लिखते हैं, और यहाँ पर f गुणे x लेकर आप अपनी तरफ से इनको गुणा करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो पहले मैं नोट करता हूँ, पद क्या है, 5, 6, 8, 11, 9, 4 और 3, ये पद है। इनकी बारंबारता क्या, बारंबारता का मतलब जैसे 5 कितनी बार आया, 4 बार, 6 कितनी बार आया, 7 बार, कौन कितनी बार आया है इसका ये मतलब है। तो अब देखिए यहाँ से 4, 7, 2, 2 इनकी बारंबारताओं को मैं नोट करता हूँ, 4, 7, 2, 2, 5, 8, 5, है ना। अब केवल आपको गुणा करते जाना है, तो f गुणे x करते जाना है, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे, इनको आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 7 छंग 42, 8 दूनी 16, 11 दूना 22, 9 पछे 45 और 8 चौके 32, तीनों पछी 15। ठीक, ये गुणा हो गया। अब अगला कार्य क्या होता है उसको ध्यान से समझिए। अगला कार्य ये होता है कि आपको इनका योग करना है, यानी इनको जोड़ना है। क्यों जोड़ना है इसका कारण देखिए, क्योंकि आपके पास समांतर माध्य आपको बताना है, और समांतर माध्य का जो सूत्र होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा, ऐसे चिन्ह लगाते हैं f गुणे x और बटे फिर एक सिग्मा f। इसका मीनिंग क्या है, सिग्मा चिन्ह का मतलब है योग, योग यानी जोड़ना। किसको जोड़ना, f गुणे x, तो ये सब f गुणे x ही तो लिखे, देखिए f गुणे x, इनको जोड़ना है, तो ये जो आएगा आपका सिग्मा f गुणे x यहाँ आ जाएगा। ये जो f है इनके आगे अगर हम ऐसे e बड़ा सा बनाते हैं, इसको ऐसे करते हैं, तो इसका मतलब इन सारे f को जोड़ना है, इन सबको जोड़ के लिखना है। तो जरा इन दोनों को जोड़िए और फिर इन दोनों को भाग कर दीजिए नीचे सूत्र में, बस हो जाएगा आंसर, समांतर माध्य निकल जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं, 5 2 7 5 12 2 14 6 20 2 22। ठीक है, फिर से देखिए यहाँ जोड़ेंगे, अगर 2 6 8 2 10 5 15 2 17 5 22, 22 के 2 हो जाएगा, हासिल लगा 2, तो उसमें दो हासिल जोड़ दीजिए, 4 4 8 4 4 8 1 9 2 11 4 15 3 18 1 19, ये आया 192, 192। ठीक है, आपका जोड़ने पर क्या आ रहा है, 192। इसके बाद इसको जोड़िए जरा, कितना आएगा, तो देखिए 7 4 11 11 2 13 13 2 15 5 20 20 5 20 5 25 और 8 33, ये 33 आ गया। बस अब केवल भाग कर देना है, हो गया आपका आंसर। तो आपने सब देखा, सारी संख्या नोट की, 5 6 8 11 5 6 8 11 9 4 3 9 4 3। एक क्रॉस चेक फटाक से कर लेते क्योंकि अब तो बस भाग करना है। 4 7 2 2 5 8 5, 4 7 2 2 5 8 5। ठीक है, गुणा चेक कर लीजिए, 5 चौके 20, 6 7 42, 8 दूनी 16, 11 दूना 22, 9 5 45, 4 8 32, 3 5 15। ठीक है, जोड़ देख लीजिए, 5 2 7 5 12 2 14 6 20 2 22 के 2 तो 4 4 8 1 9 2 11 4 15 3 18 1 19। बिल्कुल ठीक है, सारा कुछ सही है। अब केवल रख दीजिए मान, हो जाएगा। 192 ऊपर रख दीजिए, 33 नीचे रख दीजिए, ये आपका आंसर होगा। इसको बस डिवाइड करके आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, तो देखिए अभी ये 3 से कटेगा, 9 2 11 1 12 और ये 33। तो देखिए 3 से अगर हम काटे इसको तो आराम से काट देंगे, 3 11 33 और इसको 3 6 18, 3 6 18, 3 चौके 12, 3 6 18 1 12, ठीक, 3 चौके 12, 64/11। 64/11 को आप अगर भाग करेंगे तो आपको मालूम है कितना आएगा,
11 पचे 55, यहाँ से कितना बचेगा 9, ठीक है। दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ा सकते हैं दशमलव लगाने के बाद, तो 11 8 88। अब आप बस लगभग यही 5.8 में इसको लगभग 5.8 इसका उत्तर मान लिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये प्रश्न लग गया। आपको समांतर माध्य निकालते समय यही कार्य करना है। 2 आपको दिए जाएंगे, तीसरी टेबल आपको खुद बना लेनी है, ठीक है। तो मुझे आशा है आप समझ गए होंगे। इस प्रश्न को आपने बहुत प्रैक्टिस किया होगा। ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर संख्याएं कुछ भी हो सकती है, छोटी बड़ी कैसी भी संख्या हो सकती है, कार्य यही करना है, ठीक है। क्योंकि गुणा जोड़ घटाव सही से करना है बस। क्वेश्चन नंबर 17, एक गत्ते का डिब्बा 75 सेंटीमीटर लंबा है, 30 सेंटीमीटर चौड़ा है और 15 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक है। ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई किसकी दी है? डिब्बे की, गत्ते की, है ना, यानी जो गत्ता है। इसकी लंबाई चौड़ाई है 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। इसमें 15 सेंटीमीटर लंबे, 10 सेंटीमीटर चौड़े और 3 सेंटीमीटर ऊंचे घनाकार कितने छोटे डिब्बे आ सकते हैं? एक बड़ा डिब्बा है, उस बड़े डिब्बे में छोटे डिब्बे कितने आ सकते हैं? तो अगर बड़े डिब्बे का आयतन पता चल जाए, आयतन मतलब कितनी जगह घेर रहा है, आयतन का मतलब ये होता है ना कोई चीज कितनी जगह घेरती है। बड़े डिब्बे का आयतन पता चल जाए और एक छोटे डिब्बे का आयतन पता चल जाए तो पता चल जाएगा उसमें कितने आ सकते हैं, भाग कर देंगे, आ जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, कोई चीज बड़ी सी है, इसमें छोटे छोटे कितने आ सकते हैं, अगर हमें पूरे का मालूम हो और ये जो एक छोटा है इसको अगर हमें मालूम हो जाए तो ये कितने छोटे आ सकते हैं हम भाग करके बता देंगे ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कि टोटल ये जो है पूरा जो सेगमेंट है वो कितना है, मैं मान लेता हूं पूरा का पूरा सेगमेंट 27 है। कितना है? 27 है पूरा। और एक ये 3 है तो कितना आएगा? 3 9 27, 9 आ जाएंगे इस तरीके से। देखिए जो ये आ रहा है तो भाग करके आ जाएगा ना। तो इसी तरीके से आपको जब बता रहे हैं छोटे डिब्बों की संख्या तो आप क्या करेंगे, सीधे सीधे इस प्रश्न में छोटे डिब्बों की संख्या बराबर, ठीक है। तो अब यहां पर आगे लिखा गया था तो इसमें 15 सेंटीमीटर लंबाई, 10 सेंटीमीटर चौड़ाई और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने घनाकार, घनाकार नहीं होगा बल्कि घनाभ के आकार का होगा, ठीक है, क्योंकि ये घनाभ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ना, इसलिए। तो जब आप इसको देखेंगे छोटे डिब्बों की संख्या निकालनी है तो ऊपर क्या करना है, सबसे पहले तो बड़े डिब्बे का आयतन, बड़े डिब्बे का आयतन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, और इसको भाग करना पड़ेगा एक छोटे डिब्बे के आयतन से। एक छोटे डिब्बे के का आयतन, बस बहुत सामान्य सी बात। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है ना। तो मान लेते हैं बड़े वाले का हम कैपिटल में लिख देते हैं। अब सीधे यहां पर मान ही रख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। मान क्या था? 75 30 15, तो ये हो जाएगा 75 30 15। और छोटे वाले के क्या क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई? 15 10 और 3। तो यहाँ छोटे वाले की मेजरमेंट रख देंगे 15 10 और 3। बस देखिए आराम से काटिए, 15 पछे 75, 10 त्याई 30, 3 पछे 15, 5 गुणे 3 गुणे 5 आया, कितना है? 55 25 75, यानी 75 छोटे डिब्बे आ जाएंगे। यानी बड़े वाले डिब्बे में ऐसे 75 छोटे छोटे डिब्बे आ जाएंगे, ठीक है। आपसे यही पूछा गया था, ये आंसर हो गया। अगला और लास्ट प्रश्न अब आप लोग करिए फटाफट। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे और जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहे हैं आप बताते जाएं कमेंट के माध्यम से, उनको हम लोग अलग से कर लेंगे, यानी उनको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये आपका एक वृत्त बना हुआ है, इस वृत्त की संरचना कुछ इस तरीके से इसमें चीजें बनाई गई हैं। यहाँ पर आपको 55 दिया गया है और ये नाम है ABCD और यहाँ पर O। इस तरीके से आपको ये चित्र दिया गया है। चित्र में ADB, कोड ADB बता रहे। ADB कहाँ बन रहा है? A से चलेंगे, ADB मतलब ये बीच में जो पड़ रहा है ये कोड आपको बताना है, ये मान बताना है। तो आप देखिए इसका क्या तरीका होता है, यहाँ जो मान ऐसे बन रहा होता है, देखिए केंद्र पर जो कोण बन रहा है, ये केंद्र है ना, सेंटर O, केंद्र पर जो कोण A और B मिलकर के बना रहे हैं
और ए और बी ही एक कोण ऊपर बना रहे हैं। हमेशा ये वाला कोण जो होता है यहाँ जो केंद्र पर है, केंद्र वाला कोण इसका 2 गुना होता है। ये 55 है तो इसका डबल होगा 110, यानी कोण ए ओ बी का मान अपने आप क्या होगा, 2 गुना होगा किसका, ए सी बी का। अगर लिखने का तरीका तो ऐसे लिखेंगे, और ए सी बी कितना था, 55 था, तो ये 110 निकल आया अपने आप। ये वाला यहाँ का 110 आया है। तो अब देखिए ये पूरा कोण मिलकर के 360 होगा, क्योंकि वृत्त बन रहा है। ठीक है, नीचे का 110 है, वो पूरा 360 होगा। तो जब अगर पूरा 360 होगा तो ऊपर कितना बचा, सोचिए ऊपर कितना बचा। अगर ये पूरा 360 है, ये वाला मिला करके नीचे 110 निकल गया ये वाला, तो ये वाला कितना बचा है, ये वाला बचा है 250, 250 भाई। 250 और 110 मिलकर 360 बनाएगा, तो ये ऊपर का 250 आ गया। अब ध्यान दीजिए, यहां जो कोण बनता है ये ऊपर वाले का आधा होता है, इसका आधा होता है। तो ये 250 आया तो इसका आधा कितना होगा, 125। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस केस में आप यहां पर ऐसे लिखेंगे, कोण ए डी बी बराबर हाफ, यानी आधा होगा। ये वाला आधा होगा किसका, ए ओ बी का, कोण ए ओ बी का। और ये जो कोण ए ओ बी है ये बाहर वाला है, एक्सटर्नल है ना, ये वाला जो बाहर बन रहा है, बाह्य कोण, अंदर वाला नहीं। ये जो आपका 110 आया था इससे नहीं मतलब है, बाहर वाला। तो इसलिए ऐसे ध्यान रखेंगे। तो अब इसको आप ए डी बी बराबर आधा किसका, 250 का, यहाँ 250 था ना आया था, 2 से काटेंगे तो 250 का आधा कितना होगा, 125 ही तो होगा, 125 इसका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आप आंसर करेंगे और इस प्रश्न को भी लगा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मुझे आशा है ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार और भी मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे, और जो भी प्रश्न आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उसमें आप हमें बताते रहें। हम उसके लिए आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। आप सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।